हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपने लोग क्लास 11th का जनरल एंट्री सीरीज देख रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 1 to 5 में ऑलरेडी अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके हैं। आज से हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे और देखते हैं और भी वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मजेदार। अगर इस चैनल पे कोई नया हो, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 to वीडियो नंबर 5 का लिंक भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको रिकॉर्ड करना देखूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए कैसे रिकॉर्ड किया जाता है आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला सवाल ये देखिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 जून 2025, इस बार डेट वाइज दे रखा है और अच्छी बात है। 2 जून 2025 को गुड्स सोल्ड टू लोटो। लोटो नाम के व्यक्ति को एक अपने लोग गुड्स बेचे हैं। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। एक एक करके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पहले अपने लोग ये देखेंगे वर्किंग नोट में सेवा भाव में कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व होगा। अपने लोग को पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक को डेबिट करना रहता है, दूसरे को क्रेडिट करना रहता है। तो कम से कम कितना आइटम इन्वॉल्व होगा? 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। आइए सबसे पहले हम आपको क्या कराते हैं कि यहाँ एक वर्किंग नोट इधर करते हैं भाई साहब, इधर ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहां अपने लोग देखते हैं वर्किंग नोट, इसी को बोलते हैं सेवा भाव से मैं आपको करा रहा हूं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सवाल। ये देखिए अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर क्या होता है मेरे भाई। और जब आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तो ये वर्किंग नोट सेवा का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नेचर, नेचर के बाद ये बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसके बाद ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। और यहां अपन लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री। बहुत बेहतरीन, देखते जाइए। पहला सवाल, हम लोग 2 जून डेट ही लिख देते हैं भाई। 2 जून 2025 को गुड्स बेचे हैं किसको? यहां देख लीजिए, गुड्स बेचे हैं लोटो को 2.5 लाख रुपए का। अगर गुड्स बेचते हैं तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या इन्वॉल्व होता है मेरे भाई? सबसे पहला ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है क्या? गुड्स बेचते हैं और ये उधार बेचेंगे, नगद उधार कहलाएगा, क्योंकि यहां नाम दे रखा है और आगे कैश है कि चेक है नहीं बताया, तो हमेशा मानेंगे उधार। अगर नाम दे दिया और आगे कुछ ना बोले तो क्रेडिट मानेंगे, उधार मानेंगे। ठीक है, कभी कभी नाम दे दे और आगे कैश लिख दे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नगद सेल मानेंगे। लेकिन यहाँ लोटो को बेचे हैं, नाम दिया हुआ है और आगे कैश या कुछ नहीं कह रहा है, तो इसको क्रेडिट मानेंगे। ठीक है दोस्त, आइए। तो अपने लोग को पता है जिसको उधार बेचते हैं डेटर कहलाता है। तो बताइए, पहले तो गुड्स बेचे तो सेल आएगा कि नहीं आएगा? सेल्स अकाउंट तो पक्का इन्वॉल्व होगा, और सेल्स के साथ साथ एक लोटो इन्वॉल्व होगा। कौन सा? लोटो अकाउंट। और इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेटर। डेटर वो जिसको गुड्स बेचे उसको डेटर कहते हैं, क्योंकि उससे पैसा लेना है। तो जिसको गुड्स बेचे उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? डेटर कहते हैं। डन, कहीं को दिक्कत नहीं है। आइए अब देखिए, सेल का नेचर अपने लोग को पता है क्या होता है? रेवेन्यू। और डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट्स। मॉडर्न रूल हम लोग देख रहे हैं, सेल किए तो अपने लोग का रेवेन्यू बढ़ गया और एसेट भी बढ़ गया, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। वर्किंग नोट सेवा भाव में कुछ भी हो, जर्नल एंट्री में डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं, इसीलिए इसका एंट्री हो जाएगा 2 जून 2025 का एंट्री हो जाएगा लोटो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? कोई भी दिक्कत हो फटाफट बताइएगा। 2.5 लाख। नरेशन आप लिख सकते हैं, बिंग गुड्स सोल्ड।
बीइंग गुड्स सोल्ड टू लोटो। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे ही अब दूसरा ट्रांजैक्शन अपन लोग देखते हैं। देखिएगा दूसरा ट्रांजैक्शन, 7 जून 2025 को गुड्स सोल्ड टू टोटो। इस बार अपन लोग टोटो को बेचे हैं 5 लाख का, लेकिन मजे की बात यह है कि ये एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का क्या है दोस्त? ट्रेड डिस्काउंट। अपने लोग को 2 नंबर में 7 जून 2025 में ये पता है पहले से कि अगर किसी गुड्स का एमआरपी है 5 लाख, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो एक पक्का एमआरपी है, तो अगर उसको बेच रहे हैं तो उसमें से टीडी ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे। 5 लाख का 20% कितना होगा दोस्त? 1 लाख। तो बताओ ना जरा ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये कहलाएगा नेट सेल प्राइस। अगर गुड्स अपन लोग बेच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? नेट सेल प्राइस। अपने लोग को ये भी पता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अपने लोग को किससे लेना देना है? 4 लाख। इस बार गुड्स बेचे हैं टोटो को, और ये भी क्रेडिट सेल माना जाएगा मेरे भाई, और ट्रेड डिस्काउंट पे। तो टोटो को कितने का गुड्स बेचे? टोटो को कितने का गुड्स बेचे? 4 लाख। आइए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा ये देखिए, बहुत अद्भुत। 7 जून 2025 को इस अकाउंट में भी सेल आएगा, और सेल के साथ साथ एक और आएगा, क्या? टोटो। और टोटो क्या कहलाएगा मेरे भाई? डेटर। सेल का नेचर अपन लोग को पता है क्या होता है? रेवेन्यू। और डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट्स। रेवेन्यू बढ़ गया और एसेट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। सेम टाइप का एंट्री था सर, ये तो सेम टाइप का एंट्री क्यों करा रहे हैं? अरे दोस्त कुछ हमको एक्स्ट्रा बातें समझाना है। कितने का? 4 लाख का। कितने का? 4 लाख। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा? सेल्स। आराम से वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपन लोग देखते हैं। देखिए 14 जून 2025 को ट्रांजैक्शन कह रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम लोटो। अपने लोग लोटो को 2 जून 2025 को बेचे थे। पहला ट्रांजैक्शन लोटो का ही था 2 जून 2025 को, और ये 14 जून 2025 को भाई साहब चेक दे दिया लोटो। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। जब भी चेक आता है हम लोग इस चेक को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक का पैसा बढ़ता है, और लोटो नाम का जो मेरे पास डेटल था, एसेट था, अब ये चेक दे दिया तो ये एसेट कम जाएगा कि नहीं जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखिएगा 2.5 लाख का गुड्स अपन लोग लोटो को बेचे थे, और लोटो ने 2.5 लाख का चेक दे दिया। कितना प्यारा आदमी है भाई साहब। 2.5 लाख का बेचे, 2.5 लाख रुपया भी आ गया, मतलब पूरा का पूरा पैसा आ गया। ठीक है, आगे देखिए 14 जून को 14 जून को एक ट्रांजैक्शन देखेंगे अपन लोग। जरा देख लीजिए 14 जून का ट्रांजैक्शन क्या होगा, बहुत अद्भुत। ये देखिए 14 जून 2025 को अगर लोटो चेक दिया तो बताइए पहले तो लोटो इन्वॉल्व होगा कि नहीं? पहले बैंक ही इन्वॉल्व कर देते हैं। आओ पहले क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? बैंक अकाउंट। कोई भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वर्किंग नोट है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक अकाउंट, और साथ में लोटो अगर दिया तो लोटो अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। और अपन लोग को पता था कि लोटो पहले से क्या था दोस्त? डेटल था। अब बताइए बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट। और लोटो का नेचर भी क्या था? एसेट। बैंक बढ़ गया, और लोटो नाम का व्यक्ति जो यहाँ एसेट बढ़ा था, यहाँ एसेट बढ़ा था, अब यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये पैसा दे दिया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। बता डालिए 14 जून 2025 को एंट्री क्या हो जाएगा? जरा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। बैंक चेक रिसीव 2.5 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2.5 लाख रुपए। टू लोटो अकाउंट, लोटो अकाउंट 2.5 लाख। कोई दिक्कत दोस्त, कोई परेशानी नहीं है, तीनों ट्रांजैक्शन हो गया। अब आइए आगे चलते हैं।
बहुत अद्भुत। देखिए जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 20 जून का ट्रांजैक्शन देखिए। कह रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम टोटो, लोटो को 2.5 लाख का गुड्स बेचे, 2.5 लाख का चेक आ गया। मजे की बात यह है कि टोटो को गुड्स बेचे थे 4 लाख रुपया का, और ये भाई साहब भी चेक दिए कितने का, 1.5 लाख का। सर कम चेक क्यों आया? हो सकता है कि 4 लाख में 1.5 लाख पेमेंट आया और 2.5 लाख अभी बाकी है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अपने लोग जितना चेक आया उससे मतलब है। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम टोटो ऑफ रुपीज 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया का चेक टोटो से भी आया। ये तो सेम टाइप का ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन जरा हम इसको हिंट देना चाहते हैं। पहले इस ट्रांजैक्शन को अपने लोग जो जानते हैं वही कर लेते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये कितने तारीख को आया है मेरे भाई? 20 जून में आया है। तो 20 जून 2025 को बताओ इस बार भी बैंक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस बार टोटो आएगा। क्या आएगा? टोटो। और टोटो को पता है कि टोटो अपने लोग का क्या है? डेटर है। बैंक का नेचर एसेट और डेटर का नेचर क्या था पहले? एसेट। बैंक बढ़ गया, चेक आया, और डेटर घट गया। 1.5 लाख से तो डेटर घटेगा। बैंक बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट। पहले 20 जून में ट्रांजैक्शन का एंट्री देख बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 1.5 लाख से। और टू क्या हो जाएगा? टोटल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू टोटल। अब जरा कुछ समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई साहब, लोटो का चेक आया था 14 जून 2025 को। लोटो का चेक आया था 14 जून 2025 को, और टोटो का चेक आया है 20 जून 2025 को। जरा अंतर समझिएगा। कोई भी चेक अपन लोग के पास आता है, लेट से अपन लोग के पास कोई चेक आया, मान लेते हैं भाई साहब कि अपन लोग के पास कोई चेक आया, लोटो से चेक आया था 2.5 लाख रुपए का। याद रखिए 14 जून 2025 को लोटो से चेक आया था 2.5 लाख रुपए का। मान लेते हैं ये 2.5 लाख का मेरे पास चेक आया, ठीक है दोस्त, ये 2.5 लाख का मेरे पास चेक आया। हम इस चेक को अपने पॉकेट में रखेंगे कि बैंक में जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। जब तक इसको बैंक में जमा नहीं करेंगे तब तक क्या मेरे बैंकर को सपना आएगा कि मेरे पास चेक आया है? तो मेरा जो बैंक का पैसा है, जो मेरा बैंक वाला ने पासबुक दे रखा है, बैंक का पैसा है, मेरे नेट बैंकिंग है, गूगल पे है, अगर हम पहले चेक करेंगे तो पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास कोई चेक आएगा और जब तक हम इसको बैंक में जमा नहीं करेंगे, मेरा बैंक में जो पैसा है ये तो बढ़ेगा नहीं। अगर हम इस चेक को अपने पॉकेट में रख लिए तो क्या बैंक को सपना आएगा कि मेरा बैंक का पैसा बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो जब भी कोई अपन लोग के पास चेक आता है, हम लोग ये मानते हैं कि ये चेक तुरंत ले जाकर बैंक में जमा कर दिए, और यही मानने की वजह से अपन लोग यहाँ पे बैंक को क्या किए हैं? डेबिट किए हैं, बैंक को इन्वॉल्व किए हैं। बैंक को इन्वॉल्व करने का मतलब, जब भी कोई चेक आएगा ये मानते हुए कि मैंने चेक को बैंक में इमीडिएटली जमा कर दिया होगा और बैंक का पैसा बढ़ गया होगा, इसीलिए बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है। बातें क्लियर है? अब जरा ये ट्रांजैक्शन देखिए 20 जून वाला। हम आपको जैसे लोटो का 2.5 लाख का चेक आया था, उसी तरह टोटो से जो 1.5 लाख का चेक आया था, अपन लोग बैंक को इन्वॉल्व किए क्योंकि बैंक का पैसा बढ़ गया होगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अभी तक बताए नहीं, जरा देखिए ट्विस्ट क्या है। यहां देखिए बहुत ही अद्भुत ट्विस्ट है। ये देखिए 20 जून को टोटो से 1.5 लाख का चेक आया, 20 जून को चेक आया, और 21 जून का आपने ट्रांजैक्शन पढ़ना है, जरा पढ़िए ध्यान से। 21 जून का ट्रांजैक्शन क्या है? 21 जून का ट्रांजैक्शन कह रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम टोटो ऑन 20 जून।
जो 20 जून को चेक आया था टोटो से, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब जो 20 जून को टोटो से 1.5 लाख का चेक आया था, उस दिन बैंक में जमा ही नहीं हुआ। अलग से सवाल में दे रहा है कि 21 जून को यह घटना बता रहा है कि जो 20 जून को टोटो से चेक आया था 1.5 लाख रुपए का, ये आज जमा हुआ। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कहीं को दिक्कत नहीं है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, क्या 20 जून को जो चेक आया टोटो से 1.5 लाख रुपए का, क्या इसको मैंने बैंक में जमा किया? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक में जमा ही नहीं किए तो क्या मेरा बैंक का पैसा बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता है तब तक बैंक इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बैंक बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा भाई साहब, चेक तो मेरे पास है। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? सर लोटो वाला में ऐसा क्यों नहीं माने? लोटो वाला में कुछ नहीं कह रहा था 2.5 लाख के बारे में कि कब जमा किए, तो हम लोग ये मानते हुए कि चेक तुरंत जमा कर दिए होंगे, हम लोग बैंक को इन्वॉल्व कर दिए। लेकिन इस सवाल में बकायदे कह रहा है 20 जून में तो नहीं कहा, लेकिन 21 जून का ट्रांजैक्शन अपन लोग पढ़े तो पता चला कि ये तो गलत हो गया भाई। 20 जून वाला चेक बैंक में जमा ही नहीं हुआ था, ये तो 21 जून को जमा हुआ। तो कभी भी अगर चेक बैंक में जमा ना हो, कभी भी अगर चेक सेम डे बैंक में जमा ना हो, तो देखिए जरा क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये 20 जून वाला जो ट्रांजैक्शन अपन लोग किए हैं ना दोस्त, ये ट्रांजैक्शन जो अपन लोग किए हैं ये गलत ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। यहां बैंक आएगा ही नहीं आएगा। बात टोटो तो आएगा लेकिन बैंक नहीं आएगा। सर क्या आएगा? ये देखिए 20 जून 2025 को अगर चेक पता चल गया, नेक्स्ट सवाल पढ़े तो पता चल गया, तो बैंक की जगह एक नया एंट्री पास करेंगे, एक नया इन्वॉल्व करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट। और टोटो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटो ही चेक दे रहा है, और टोटो क्या है? डेप्टर। चेक इन हैंड जो मेरे पास चेक आया, इसको भी आप एक एसेट मानिएगा, टेम्पररी एसेट। क्या मानिएगा? टेम्पररी एसेट, क्योंकि इससे पैसा आने वाला है। और टोटो भी क्या था? एसेट था। चेक इन हैंड नाम का एसेट आ गया और टोटो नाम का एसेट घट गया। ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। 20 जून में बता डालो एंट्री क्या होना चाहिए? 20 जून में एंट्री होना चाहिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए और टू टोटो। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। चेक इन हैंड इज अ टेम्पररी एसेट। ये तुरंत खत्म हो जाएगा जब चेक बैंक में जमा करेंगे। अब देखिए जरा कहानी में ट्विस्ट कब आया, देखिएगा 21 जून 2025 को अब पता चला कि जो मेरे पास चेक है ये बैंक में आज जमा हो गया। तो जरा बताइए, टोटो को तो 1.5 लाख से कम कर दिए, अब टोटो तो दोबारा आएगा नहीं। तो इस बार जब जमा कर दिए, ये पता चल गया, तो बैंक इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? बैंक अकाउंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये टेम्पररी एसेट बना के रखे हैं ये भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब तो ये चला जाएगा। बैंक भी एसेट था और टेम्पररी एसेट ये तो एसेट है ही। अब जब चेक बैंक में जमा हो गया तो एसेट बैंक वाला बढ़ जाएगा, और ये जो टेम्पररी एसेट अपन लोग यहाँ बना के रखे थे, यहाँ टेम्पररी एसेट, अब ये एसेट खत्म हो जाएगा, ये एसेट खत्म हो जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। बता डालिए 21 जून 2025 में एंट्री क्या हो जाएगा? इस बार होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1.5 लाख। यही एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम ये पूरा का पूरा सवाल लिए हैं आपके साथ, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप रिलेट करके देखें, आप रिलेट करके सारे ट्रांजैक्शन को देखें। इसीलिए मैंने पूरा कंप्लीट सवाल लिया है कि किसी का चेक आया तो हम लोग बैंक को इन्वॉल्व किए। जैसे लोटो से 2.5 लाख का चेक आया, तो हम लोग अगर सवाल साइलेंट कुछ नहीं कह रहा है तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि चेक को उसी दिन जमा कर दिए इमीडिएटली, तो बैंक को इन्वॉल्व कर लिए। टोटो से जो 1.5 लाख का चेक आया था, इसमें साफ साफ सवाल में कह रहा था कि 21 जून को ये चेक जमा हुआ,
तो 20 जून को जो टोटो से 1.5 लाख का चेक आया, ये इसमें बैंक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चेक को बैंक में जमा ही नहीं किया। जब चेक को बैंक में जमा ही नहीं किया तो बैंक का पैसा बढ़ेगा नहीं, तो बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उस दिन अपन लोग चेक इन हैंड एक टेम्पररी एसेट बनाएंगे, और जब चेक को बैंक में जमा करेंगे तब बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर सवाल कुछ नहीं कह रहा है चेक के बारे में, तो हमेशा मानेंगे कि चेक तुरंत जमा हो गया, बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सवाल में चल के बोल रहा है कि ना 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 ना, चेक जिस दिन आया उस दिन जमा नहीं हुआ है, तो उस जिस दिन आया उस दिन बैंक को इन्वॉल्व ना करके किसको इन्वॉल्व करेंगे? चेक इन हैंड को इन्वॉल्व करेंगे, और जब चेक बैंक में जमा होगा तब बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल बताने के लिए, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम आपको पूरा का पूरा सवाल लिया है। ठीक है दोस्त, ये 13 नंबर हो गया। अब आते हैं 14 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए 14 नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये सारा कमीशन रिसीव्ड 50,000, कमीशन अगर आपने रिसीव किया, 14 नंबर सवाल में पहला देखिए, कमीशन आपने रिसीव किया कितना? 50,000। आपको पता है कि कमीशन अगर रिसीव करते हैं तो ये मेरा इनकम कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। अगर कमीशन पे करते तो ये मेरा एक्सपेंस कहलाता है। कितना? 50,000। अक्रूड कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000। अब ये समझने का चीज है, इसमें 4 सवाल है। फिर 3 नंबर में कह रहा है फीस रिसीव्ड, और यहां कह रहा है फीस रिसीव्ड इंक्लूड 20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज एडवांस फी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा सुनिएगा। इस सवाल को करने से पहले जरा हम 5 मिनट आपको समझा देते हैं कुछ पॉइंट, जरा सुनिए ध्यान से। देखिए दोस्त, अगर कोई सर्विस के केस में, अगर कोई सर्विस के केस में सर्विस सर्विस रेंडर्ड होगा, रेंडर्ड, देन मानेंगे अपने लोग रेवेन्यू। क्या मानेंगे? रेवेन्यू, कि हमारा क्या हो गया? इनकम हो गया, इनकम हो गया। कब मानेंगे दोस्त? वंस सर्विसेज रेंडर्ड, मेरा इनकम हो गया। ठीक है, पैसा आया या पैसा नहीं आया उससे लेना देना नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड और नॉट, दैट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। क्लियर है? पैसा आया पैसा नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, यहां से कमीशन रिसीव्ड 50,000, तो अगर कमीशन 50,000 रिसीव हुआ है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक इनकम है, तो कमीशन इनकम इन्वॉल्व होगा। और साथ में कुछ नहीं कह रहा है तो कैश में आया होगा, तो कैश इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहां देखिए इस सवाल को कैसे करना है, जरा एक पहले यहां बाउंड्री दे देते हैं भाई साहब की दिक्कत ना हो। ये सवाल 14 नंबर का सवाल है। देखिए, इसमें भी अपन लोग देखेंगे कि अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर क्या क्या है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, और यहाँ क्या बनाएंगे अपन लोग? जनरल। ठीक है, ये दूसरा सवाल है, ध्यान से देखना है। देखिए, कमीशन आपने रिसीव किया, डेट नहीं बता रहा है, 1 नंबर दे दीजिए। कैश में आया होगा तो कैश अकाउंट एक आएगा, और एक आएगा कमीशन रिसीव्ड या कमीशन इनकम अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कमीशन इनकम लिख दो, कमीशन इनकम अकाउंट। कोई दिक्कत? कैश का नेचर अपन लोग पता है क्या है? एसेट। और कमीशन इनकम आया, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो ये एक रेवेन्यू है या एक इनकम। क्या है मेरे भाई? इनकम आई। एसेट बढ़ गया क्योंकि पैसा आया, और इनकम भी बढ़ गया। अब देखिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। बता डालिए पहला एंट्री क्या हो जाएगा? कैश को डेबिट करेंगे और टू कमीशन को क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड या इनकम कितना से? 50,000। इसमें किसी कोई आपत्ति है तो बताइए, और नरेशन लिखना मत भूलिए। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। सवाल नंबर 2, जरा सुनिए।
सर्विस के केस में जब सर्विस रेंडर करेंगे, सर्विस रेंडर का मतलब जब सर्विस दे देंगे तभी मेरा रेवेन्यू इनकम होगा। जब तक सर्विस नहीं देंगे तब तक रेवेन्यू नहीं होगा। डन। अगर मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं, जब तक आपको पढ़ाएंगे नहीं तब तक मेरा इनकम नहीं होगा। एक बार पढ़ा दिए तो पैसा आया या पैसा नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे कह रहा है अक्रूड कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000। जरा एक चीज बताइएगा, जैसे मान लेते हैं दोस्त, मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास दो स्टूडेंट है ए और बी। ठीक है दोस्त, इसका लेट से फीस है 20,000, इसका फीस कितना है 20,000 और इसका फीस है 15,000। ठीक है, ये क्या है कि सर्विसेज मैंने रेंडर्ड कर दिया, सर्विस दे दिया, पढ़ा दिया मैंने, इसको भी पढ़ा दिया, ओके, और इसको भी मैंने पढ़ा दिया, दोनों को पढ़ा दिया। क्लियर है? और यहां देखो कैश रिसीव्ड, पता है दोस्त, ए नाम का व्यक्ति पेड कर दिया, ए नाम का व्यक्ति पे क्या किया, रिसीव हो गया। हम लोग को तो ए नाम का व्यक्ति से क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। और ये बी नाम का व्यक्ति को मैंने पढ़ाया, मैंने सर्विसेज दिया, लेकिन ये नालायक अभी तक पैसा नहीं दिया है। जरा एक बात बताइए, मैंने दो स्टूडेंट को पढ़ाया है, एक का 20,000 फीस है, एक का 15,000, मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, लेकिन एक लोग पैसा दिया है और एक लोग पैसा नहीं दिया है। तो एक बात जान लीजिए कि इस केस में मैंने सर्विसेज कितने का दिया, तो मैंने सर्विसेज दिया 35,000 का, तो 35,000 मेरे लिए फीस रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू, इनकम कहलाएगा। कितना? 35,000। आउट ऑफ 35,000 20,000 तो मिल गया, 20,000 रिसीव्ड, और 15,000 अभी भी क्या है, बाकी है, 15,000 अभी भी बाकी है। इसको बेसिक अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज में भी डिस्कशन है, लेकिन यहां भी देख लीजिए, 15,000 बाकी। अब एक बात बता दें, मेरे लिए हमेशा 35,000 रेवेन्यू कहलाएगा, क्योंकि सर्विस के केस में मतलब है कि मैंने सर्विसेज दिया कि नहीं, सर्विसेज रेंडर किया कि नहीं। एक बार मैंने सर्विसेज दे दिया, सर्विसेज रेंडर कर दिया, मेरे लिए रेवेन्यू हो गया। इट डज नॉट मैटर कि पैसा कब आया कब नहीं आया, आया या नहीं आया। बात समझ में आया? अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो बाद में आएगा। तो सर्विसेज के केस में जब तक सर्विसेज रेंडर्ड नहीं होगा तब तक रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, और एक बार सर्विसेज रेंडर्ड हो गया मतलब रेवेन्यू हो गया। इट डज नॉट मैटर कि पैसा आया या पैसा नहीं आया, बाकी है। समझ में आया? इस केस में भी अगर 15,000 बाकी है तो क्या इसको कह सकते हैं कि ये अमाउंट ड्यू तो हुआ, ड्यू का मतलब मांगने का तो अधिकार है, बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। इसको जस्ट लाइक कह सकते हैं कि सर्विसेज मैंने उधार दिया। क्लियर है? इसी को कहते हैं अक्रूड इनकम। क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम। अब इनकम का नाम फीस है तो क्या नाम देंगे? अक्रूड फीस। बातें क्लियर है? समझ में आया? अक्रूड फीस का मतलब होता है कि अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब एक बात बताओ, मेरे एग्जाम्पल में तो केवल 15,000 का जिक्र कर रहा है, पहला स्टूडेंट जो पैसा दे दिया होगा इसका तो जिक्र कर नहीं रहा, इससे हम लोग को लेना देना ही। अगर 15,000 के बारे में कह रहा है कि अक्रूड कमीशन है, अक्रूड फीस नहीं, अक्रूड कमीशन है मेरे भाई, अक्रूड कमीशन है, तो मतलब इसका ये हुआ कि 15,000 का मैंने सर्विसेज दे दिया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो भाई साहब अगर सर्विसेज दे दिए हैं तभी तो ड्यू हुआ। ड्यू का मतलब मांगने का अधिकार है, मैंने सर्विसेज दिया है, पैसा नहीं आया है। तो अक्रूड कमीशन अगर 15,000 कह रहा है, इसका मतलब मैंने सर्विसेज दिया होगा, ड्यू हो गया होगा, लेकिन पैसा नहीं आया होगा। तो जब सर्विसेज दे दिए होंगे तो रेवेन्यू तो मेरा 15,000 का कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा, रेवेन्यू तो कहलाएगा, और साथ में नहीं आया तो इसको नाम देंगे अक्रूड कमीशन, अक्रूड इनकम। और अगर पैसा बाकी है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो भविष्य में तो आएगा। तो भविष्य में जिससे आता है पैसा, जिससे फायदा होता है, वो तो क्या कहलाता है? एसेट। तो अक्रूड कमीशन का नेचर क्या बन जाएगा? एसेट।
क्लियर है? आए, ये देखिए यहां एक आएगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या इनकम, जो भी आप कह सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा आएगा अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपको पता है कि क्या है, रेवेन्यू या इनकम है, जो भी आप बोलिए, रेवेन्यू है, और अक्रूड कमीशन क्या है, एसेट है। ठीक है, अभी आप क्लास 11th में है तो कमीशन रिसीव्ड को इनकम बोलिए या रेवेन्यू बोलिए, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेवेन्यू बढ़ गया और एसेट भी बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। इंट्री बता डालिए क्या होगा, बता डालिए दूसरा इंट्री क्या हो जाएगा। कैश की जगह क्या हो जाएगा, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना, 15। यहां पूरा फीस का तो जिक्र कर नहीं रहा था, बस अक्रूड कमीशन के बारे में बताया कि भैया अक्रूड कमीशन 15,000 है, तो इसका मतलब तो ये मानेंगे कि भैया अक्रूड है, मतलब मैंने सर्विसेज दिया है तभी तो अक्रू हुआ, तभी तो ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने सर्विसेज दिया है तो इतने रुपया का तो इनकम तो कहलाएगा, पैसा नहीं आया तो अक्रूड कमीशन बन गया, एसेट बन गया, बाद में आए। ठीक है, आगे देखिए, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन क्रेडिट हुआ है, इनकम 15,000। नरेशन लिखना मत भूलिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर भी हो गया, 3 नंबर देखिए, कर है फीस रिसीव्ड कितना, 80,000, फीस रिसीव्ड 80,000, तो फीस रिसीव्ड भी रेवेन्यू कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। आइए, तो यहाँ एक कैश आ जाएगा, एक फीस आ जाएगा 80,000, कोई बात नहीं। आइए 3 नंबर ज्यादा देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा एक कैश अकाउंट, कैश में आया, और एक आ जाएगा फीस रिसीव्ड अकाउंट, केवल फीस अकाउंट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एसेट, और ये हो जाएगा रेवेन्यू, एसेट बढ़ गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। एंट्री देख लीजिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। लैंग्वेज में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको हैंड राइटिंग तो मोती सितारा की तरह लग रहा होगा मेरे भाई, तुमको अवार्ड मिला है हैंड राइटिंग, बात समझ में आया? सर झूठ बोल रहे नहीं, तो झूठ नहीं बोल रहे। आइए जरा ध्यान दीजिए, कौन सा कलर आपके लिए ले, प्यारा कलर, ये लीजिए पर्पल कलर, ये देखिए भाई साहब 4 नंबर, 4 नंबर जरा पढ़िए तो क्या कह रहे हैं, 4 नंबर, फीस रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ओहो हो, जो भी फीस अपन लोग रिसीव किए हैं इसमें 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए था दोस्त। ओहो हो, ओ माय गॉड, हो गया। ये देखिए जरा एक और एग्जांपल ले आपके साथ, बहुत अद्भुत, ये देखिए यहां समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये देखिए मेरे पास मान लेते हैं 3 स्टूडेंट, इनका फीस है 20,000, इनका फीस है 10,000, और इनका फीस है लेट से 15,000, या इनका कितना फीस था, वही सवाल ले लेते हैं 20,000। देखो दोस्तों, इनका फीस है 10,000, इनका फीस है 15,000, और इनका फीस है 20,000। डन। मेरे पास ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट एंड उनका फीस। पता है दोस्त, मैंने सर्विसेस रेंडर्ड, मैंने सर्विसेस दे दिया, किसको, मैंने सर्विसेस ए को दे दिया, मैंने बी को दे दिया, अभी तक सी को मैंने सर्विसेस नहीं दिया है, और पता चला कि अमाउंट रिसीव्ड हो गया, इससे भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया दोस्त, इससे भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया, और सी से भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया, मतलब टोटल कैश रिसीव्ड कितना हो गया, 10, 15, 20, 15। थोड़ा एक एग्जाम्पल चेंज करके इसको ऐसे बना दे कि 80,000 हो जाए। रुकिए, ये 10,000 है, ये 20,000, 30,000, इसका फीस कर दो 50,000, ठीक है, इसका फीस कर दो 50,000, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक स्टूडेंट से फीस 10,000, एक से 50,000, और एक से 20,000, कोर्स के हिसाब से फीस, ठीक है, चिंता नहीं करना है।
सर्विसेज रेंडर्ड हुआ, सबको मैंने सर्विसेज नहीं दिया, अभी तक सी का सर्विस मैंने नहीं दिया सी को, लेकिन पता है तीनों प्यारा स्टूडेंट, तीनों ने पैसा दे दिया। तो अगर तीनों पैसा दे दिया तो कैश रिसीव्ड कितना हो गया? 80,000। ये तीनों मिला के कितना हो गया? 80,000। लेकिन आउट ऑफ 80,000 मेरा सर्विसेज रेंडर्ड किसको हुआ? केवल ए और बी को। तो जिसको मैंने सर्विसेज दे दिया मेरे लिए वही रेवेन्यू कहलाएगा, वही इनकम कहलाएगा। तो मेरे लिए फीस एक्चुअल रेवेन्यू कितना कहलाएगा? एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम फीस कितना कहलाएगा मेरे भाई? 60,000। और ये जो 20,000 मैंने कैश रिसीव्ड किया है, अगर कल होके इसको मैंने नहीं सर्विसेज दिया, मैंने नहीं पढ़ाया, तो क्या सी मेरे पास पैसा छोड़ देगा कि सी मेरे से पैसा ले लेगा? ले लेगा मेरे भाई। तो मतलब कायदे से अगर सी से पैसा 20,000 आ गया है और सी को मैंने अभी तक सर्विसेज नहीं दिया है, तो कल तो सर्विसेज देना पड़ेगा, और अगर सर्विसेज नहीं देंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ाए तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसका यह मतलब हो गया कि जिसको मैंने सर्विसेज दिया 60,000 वही मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। जो 20,000 कैश आ गया है, अभी तक इसको मैंने सर्विसेज नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए इनकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि कल होके अगर पैसा लौटाना पड़ जाए तो क्या होगा? इसीलिए अगर कोई सर्विस के केस में एडवांस में पैसा दे दिया है, एडवांस फीस दे दिया है, तो ये माथे पे बोझ कहलाता है, ये एक लाइबिलिटी कहलाता है। इसको इनकम नहीं कहते हैं, ये क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। क्योंकि भविष्य में उसको पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा। इसीलिए ये अगर 20,000 आया है एडवांस में, तो ये इसका नेचर क्या बनेगा? लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे अक्रूड कमीशन का नेचर बना था एसेट, उसी तरह अक्रूड फीस का, इनकम का नेचर बन जाएगा लाइबिलिटी। इसको कहेंगे एडवांस इनकम या एडवांस फीस, और इसका नेचर क्या होगा मेरे भाई? लाइबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अब जरा सुनिए ध्यान से। इस सवाल में हुआ क्या है? 80,000 पैसा आया था, तो मैंने रेवेन्यू या इनकम कितने से मान लिया है? 80,000 से। मान लिया कि नहीं मान लिया? अब सवाल में, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि जो आपने फीस रिसीव किया था 80,000, उसमें 20,000 नेक्स्ट ईयर का है भाई साहब, अगला साल का है। तो मतलब 20,000 कायदे से जो इस साल आया है, ये अगला साल का फीस आ गया है, तो ये एडवांस फीस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एडवांस फीस कहलाएगा। तो इस साल जो मैंने 80,000 रिसीव किया, ये मेरे लिए इनकम तो कहलाएगा नहीं। और यहां देखिए मैंने इनकम कितना मान लिया है, मैंने तो इनकम कितना, रेवेन्यू कितना मान लिया? 80,000 से मैंने रेवेन्यू को मान लिया। कितना से मान लिया मेरे भाई? 80,000 से। मैंने रेवेन्यू को 80,000 से मैंने मान लिया है, जबकि पता चलता है कि 80,000 में 20,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो जब 20,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा आज ही आ गया, तो मतलब ये तो एडवांस में फीस आ गया, और एडवांस में फीस आ गया तो ये इस साल का इनकम तो कहलाएगा नहीं। अगर कोई इस साल एडवांस में फीस आ गया, नेक्स्ट ईयर का पैसा आज आ गया, तो ये तो एक एडवांस फीस है, ये इनकम नहीं है। ये क्या है? एक एडवांस फीस है। ये एक क्या है? लाइबिलिटी है। बातें क्लियर है? अब देखिए जरा सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज हम एक एक जनरल एंट्री कराने से पहले इसको समझा रहे हैं। फीस रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज एडवांस फी। जो आपने 80,000 का फीस रिसीव किया, उसमें 20,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो देखिए गलती कहां हुआ है। देखिए मैंने यहां इनकम रेवेन्यू को माना है 80,000 से, जबकि 20,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो रेवेन्यू इनकम को कम कर देंगे कितने से? 20,000 से। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर। मेरे पास एक फीस रिसीव्ड इनकम करके एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और एक होगा एडवांस फीस। ये मेरा रेवेन्यू था, इनकम था, और ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है दोस्त, रेवेन्यू घट गया क्योंकि 80,000 से रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, रेवेन्यू तो 20,000 नहीं कहलाएगा। तो मैंने 80,000 से रेवेन्यू माना था इससे पहले वाले सवाल में, तो 20,000 से कम करना पड़ेगा।
क्योंकि इसी में घुसा हुआ है, इसी में मिला हुआ है 20,000 नेक्स्ट ईयर का। क्लियर है? लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी क्या हुआ मेरे भाई? बढ़ गया। थोड़ा ये पेन का जो चार्ज है ये डिस्चार्ज हो जा रहा है मेरे भाई। आइए, रेवेन्यू घटता है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। बता डालिए एंट्री क्या हो जाएगा। जो यहाँ फीस क्रेडिट किए हैं, अब फीस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, एक लाइबिलिटी बना देंगे। कितना? नरेशन लिख लीजिएगा, बिंग लिख लीजिएगा, बिंग फीस ट्रांसफर टू एडवांस इनकम, या बिंग फीस रिसीव्ड अर्लियर इंक्लूड्स ₹20,000 एडवांस फीस। ठीक है, समझ में आया? ये सवाल हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए, एक और सवाल है, उसको अभी लें कि नेक्स्ट वीडियो में कराएं, यही सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी करा दें तो बात लगता है बन जाएगा। अभी ही कराने में लगता है फायदा है, तो जरा देख लीजिए। चलिए अभी करा देते हैं, 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए, concept related to asset and expenses, capital expenditure and revenue expenditure. Any expenditure incurred on the carriage installation of the machine such as wages, freight, etc. is treated as capital expenditure and debited to machine. पहले जो लिखा है उसको भूल जाइए, पहले मेरी बात तो उसमें ज्यादा मक्खन। सुनिएगा ध्यान से, एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि जब भी कोई एसेट अपन लोग खरीदेंगे, एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए उसमें जो भी एक्सपेंस करेंगे, जो भी खर्च करेंगे, उस खर्च को भी उस एसेट में जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं अपन लोग एक मशीन खरीदे, एक क्या खरीदे? मशीन खरीदे। अगर मशीन खरीदे तो मशीन लेट से 2 लाख रुपए का खरीदे। अब मशीन खरीदने के बाद मशीन को जहां से खरीदे हैं वहां से लाने के लिए भाड़ा देना पड़ा, जिसको बोलते हैं कैरेज। मशीन आ गई, उसके बाद उसमें इंजीनियर को बुला के क्या कराना पड़ा मेरे भाई? इंस्टॉलेशन कराना पड़ा। तो मशीन था 2 लाख का, भाड़ा लग गया लेट से 10,000 और इंस्टॉलेशन पे लग गया लेट से 20,000। क्लियर है? तो जब तक केवल मशीन को खरीदने से तो रनिंग कंडीशन में है नहीं, मशीन को अपने यहां लेके आएंगे, जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक मशीन चलेगा नहीं। तो मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंस कीजिएगा उस सारे एक्सपेंस को उस मशीन के कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा। जब मशीन खरीदें तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर अपन लोग मशीन खरीदें तो इसका जो खर्च है इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ भी खर्च करते हैं तो उस खर्च को उस एसेट में ही जोड़ देंगे, जिसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई एसेट अपन लोग खरीदें तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उस एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कोई भी एक्सपेंस अगर आप करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसको उसी एसेट में जोड़ देंगे, मतलब उसको भी कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे। ठीक है? दूसरी बात, एक बार मशीन को खरीदें उस समय कोई भी खर्चा कीजिएगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के जोड़ दीजिएगा। अगर फर्दर 1 साल 2 साल के बाद उस मशीन पे फिर से आप खर्च करते हैं, लेट्स से रिपेयर कराते हैं, तो देखना है कि उस रिपेयरिंग से उसका मशीन का इफिशियंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर उसका इफिशियंसी बढ़ेगा तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के जोड़ देंगे, और अगर इससे इसका इफिशियंसी मेंटेन रहेगा तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हम 2 एग्जांपल आपके साथ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट से अपन लोग शॉप में 2 एसी खरीदे, एसी दुकान से खरीद लिए,
40 हजार का 2 एसी खरीदे, मान लो एसी खरीदे, 2 एग्जाम्पल सुनिए, एसी खरीदे 40,000 इंटू 2 कितने का खरीदे? 80,000 का। इसको लाने में 1,000 का भाड़ा लगा। और जब एसी दुकान पे आ गया, इंजीनियर को बुलाए और इसको इंस्टॉल कराए। इंजीनियर 2-2 हजार रुपया 2 एसी का लिया, मतलब 4 एसी का कितना लिया? 2 एसी का कितना लिया? 4,000। तो बताइए 80,000 का अपन लोग एसी खरीदे, एसेट खरीदे और उसके बाद 1,000 का भाड़ा और 4,000 का इंस्टॉलेशन लगा, तो ये जो 5,000 का खर्चा आपने किया, इस 5,000 का खर्चा अगर आप नहीं करिएगा तो एसी तो ठंडा हवा देगा नहीं। तो एसी को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ भी खर्चा कीजिएगा फर्स्ट टाइम, तो उसको उसी एसी में जोड़ दीजिएगा, उसी एसेट में जोड़ दीजिएगा। तो जरा बताइए मेरे लिए एसी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 85,000। इससे सहमत है आप? कहीं को दिक्कत नहीं है? दूसरी बात, अगर एसी का कॉस्ट 85,000 हो गया, उसी तरह अगर एक बिल्डिंग अपन लोग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं मान लेते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में ईंटा लगेगा, गिट्टी लगेगा, आयरन लगेगा, लोहा लगेगा, छड़ लगेगा। तो अगर बिल्डिंग बनाते टाइम जो भी खर्च होगा, ईंटा में, बालू में, सैंड में, गिट्टी में, आयरन में, स्टील में, लेबर में, वेजेज में, तो उस सारे खर्च को उस बिल्डिंग में ही जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बिल्डिंग जब तक बन के तैयार नहीं होगा तब तक तो यूज कीजिएगा नहीं। तो बिल्डिंग बनाने में भी कोई भी एक्सपेंस आप कीजिएगा तो उस बिल्डिंग के कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा, मतलब उसको कैपिटलाइज कर दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिएगा, ठीक है। और एक बार मान लेते हैं बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, मान लेते हैं 50 लाख रुपया बिल्डिंग बनाने में लगा, बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, बिल्डिंग बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड कर लिए, बिल्डिंग कैपिटलाइज हो गया। 2 साल के बाद बिल्डिंग में मान लेते हैं आपने सोचा कि पेंट करा देते हैं, बिल्डिंग बहुत गंदा हो गया है, तो बताइए जरा, बिल्डिंग में जो पेंट कराइएगा उस पेंट से बिल्डिंग का इफिशियंसी बढ़ेगा कि बिल्डिंग का इफिशियंसी मेंटेन होगा? बिल्डिंग का इफिशियंसी मेंटेन होगा। तो अगर एक बार कोई एसेट आपने कैपिटलाइज कर दिया और उसके 1-2 साल के बाद फर्दर अगर आप कोई खर्च करते हैं, तो उससे ये देखना है कि बिल्डिंग का इफिशियंसी, एसेट का इफिशियंसी मेंटेन हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर एसेट का इफिशियंसी मेंटेन होगा तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पेंट के खर्चे को एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। और अगर इससे इसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, जैसे लेट से बिल्डिंग के छत पे सोचे कि 2 रूम और बना देते हैं, रेंट पर्पस के लिए काम आएगा, तो भाई साहब बिल्डिंग के छत पे अगर 2 रूम और आपने बना दिया, उसमें जो खर्च हुआ, इससे बिल्डिंग का इफिशियंसी बढ़ा कि बिल्डिंग का इफिशियंसी मेंटेन हुआ, बिल्डिंग का इफिशियंसी बढ़ गया। तो कोई भी एसेट को अगर आप रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, हम समरी बना देते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एसेट को अगर आप खरीदते हैं या बनवाते हैं, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कोई भी एक्सपेंस कीजिएगा तो उसको उसी एसेट में जोड़ दीजिएगा, उसको कैपिटलाइज कर दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दीजिएगा। और फर्दर 1-2 साल के बाद फिर से अगर उस एसेट में कोई खर्च करते हैं तो उसको पहले ये देखना है कि उससे उसका इफिशियंसी बढ़ रहा है कि मेंटेन हो रहा है। अगर उससे उसका इफिशियंसी मेंटेन होगा, जैसे बिल्डिंग में 2 साल के बाद पेंट करा दिया, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अगर उससे उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, जैसे बिल्डिंग के छत पे 2 रूम और बना दिए, तो उससे उसका इफिशियंसी बढ़ गया, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के उसी बिल्डिंग में फिर से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, डन। यही ये पॉइंट कह रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समय को देखते हुए चलिए। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज, इंस्टॉलेशन ऑन मशीन सच एज वेजेज, फ्रेट, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, जोड़ देंगे। सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ मटेरियल, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, टिम्बर, लकड़ी वगैरह एंड पेमेंट ऑफ वेजेज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हेंस डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हाउएवर रिपेयर चार्जेस इनकर्ड ऑन द एसेट, एसेट एक बार आपने कैपिटलाइज कर दिया और बाद में फिर इस पे खर्च हो रहा है, बाद में फिर इस पे खर्च हो रहा है कुछ रिपेयरिंग पर्पस के लिए, इफिशियंसी को मेंटेन रखने के लिए,
इफ रिपेयर चार्जेज इनकर्ड ऑन एनी एसेट विच हैज ऑलरेडी बीन कैपिटलाइज्ड, जो पहले ही कैपिटलाइज हो गया, जैसे बिल्डिंग बनाने में जो खर्च लगा बिल्डिंग में जोड़ दिए, बिल्डिंग कैपिटलाइज हो गया, बिल्डिंग एसेट बन गया, और उसके बाद उसमें छोटा मोटा रिपेयर करा रहे हैं, इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज जो छोटा मोटा रिपेयर करा रहे हैं इससे बिल्डिंग का इफिशियंसी क्या होगा, एसेट का इफिशियंसी क्या होगा, मेंटेन होगा। तो अगर फर्दर कोई खर्च करते हैं एसेट की इफिशियंसी को मेंटेन रखने के लिए, छोटा मोटा रिपेयर कराते हैं, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के कहां डेबिट कर दीजिएगा, रिपेयर एक्सपेंसेज में एक्सपेंस ट्रीट कर दीजिएगा। अगर उससे उसका इफिशियंसी बढ़ जाता, जैसे बिल्डिंग में कोई मेजर रिपेयर करा, कोई छत पे 2 रूम बनवा दिए, तो इससे तो उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, बिल्डिंग एसेट में जोड़ देंगे। लेकिन अगर छोटा मोटा फर्दर कोई रिपेयर कराते हैं उसका इफिशियंसी मेंटेन रखने के लिए, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक इसी के बेसिस पे सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार सवाल। देखिए 4 सवाल है, चारों सवाल 5 मिनट लगेगा, जरा कर लीजिए। परचेज ऑफ मशीन बाय गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख का चेक दिए एंड पेड 35,000। देखिए मशीन खरीदे हैं 4 लाख का, 35,000 कैश में दिए हैं वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन के लिए, बस। तो 4 लाख का मशीन खरीदे हैं एंड 35,000 पे किए हैं वेजेज लेबर को, किस लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो मशीन का कॉस्ट कितना कहलाएगा, 4,35,000। मशीन को पे किए हैं चेक से और वेजेज पे किए हैं किसमें, कैश में। किसी भी अकाउंट में, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें कितना होगा, 3 अकाउंट आ जाएगा, 2 से ज्यादा तो हो ही सकता है। अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो गया, हो ये भाई साहब ना थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जा रहा है, बस चिंता नहीं करना है। अकाउंट इन्वॉल्व, ये सवाल को करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसको चार्ज कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट, और यहां करेंगे जनरेट। देखिए पहला ट्रांजेक्शन अपन लोग, एक मशीन आएगा, बस मशीन, और दूसरा एक बैंक आएगा, और बैंक के साथ साथ एक कैश भी आएगा, 3 अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें। मशीन का नेचर एसेट, बैंक का नेचर एसेट, और कैश का नेचर एसेट। ओ माय गॉड, इसमें तीनों एसेट। मशीन बढ़ गया, चेक चला गया, पैसा गया, और कैश भी पैसा गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, घटता है तो क्रेडिट। एंट्री बता डालिए क्या हो, मशीन ही था ना दोस्त, हाँ मशीन था। एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, और साथ में आ जाएगा टू कैश। मशीन 4,35,000 से डेबिट होगा मेरे भाई, एसेट कितना बनेगा, डेबिट। 4,35,000 से 4 लाख पैसा चेक से गया और 35,000 कैश में गया, कोई परेशानी नहीं आई, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा कह रहा है कि ब्रिक्स ईंटा खरीदे 12 लाख का, टिम्बर लकड़ी खरीदे 10 लाख का, परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग में जोड़ देंगे, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, दोनों पेमेंट किससे हुआ, चेक से। तो भैया ना ईंटा इन्वॉल्व होगा ना टिम्बर इन्वॉल्व होगा, चुपचाप बिल्डिंग इन्वॉल्व होगा, सारे को बिल्डिंग में जोड़ देंगे। ठीक है, 12 और 10 22, यहां देखिए। दूसरा एक क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, और एक इन्वॉल्व हो जाएगा बैंक अकाउंट, बिकॉज सारा पैसा किससे गया, बैंक से गया। बिल्डिंग भी एसेट होता है और बैंक भी एसेट होता है। एसेट बढ़ गया, बैंक एसेट घट गया, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एंट्री बता डालिए फटाफट। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है, कितना, 22 लाख, 12 लाख और 10 लाख, 22 लाख। ठीक है, अब देखिए
तीसरा देखिए, परचेज ओल्ड मशीन। तो भैया ओल्ड मशीन दूसरे के लिए ओल्ड होगा, अगर ओल्ड मशीन भी हम खरीदे तो मेरे लिए तो नया कहलाएगा। अगर हम कोई नया सेकेंड हैंड कोई कार खरीद लेता है, कोई मान लेते हैं सेकेंड हैंड कार खरीद लेता है, तो सेकेंड हैंड कार दूसरे के लिए होगा, उस बेचारे के लिए तो नया होगा। अगर हम ही कोई सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो भाई साहब मेरे लिए तो नया कहलाएगा। तो अगर कोई बंदा सेकेंड हैंड भी मशीन खरीदता है, सेकेंड हैंड कार खरीदता है, तो उसके लिए तो नया कहलाएगा। तो उस सेकेंड हैंड चीज में भी खर्चा अगर करता है उसको बनाने में, ठीक कराने में, उस समय अपने लिए, तो उसको उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो नया ही कहलाएगा। आइए, ओल्ड मशीन खरीदे हैं 1.5 लाख का, उसमें तुरंत 5,000 कैरेज में दिए हैं, भाड़ा दिए हैं, एंड 25,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। इमीडिएट रिपेयर, अगर कोई पुराना मशीन खरीदे तो भैया दूसरे के लिए पुराना होगा, मेरे लिए तो नया कहलाएगा। तो उस मशीन को, अगर उस पुराने मशीन को भी मैंने खरीदा और उसको तुरंत उस पे भाड़ा पे खर्चा किए, उसको इंस्टॉल कराने में खर्चा किए, उस पे मेजर रिपेयर करा दिए कि भाई ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, क्योंकि मेरे लिए तो नया कहलाएगा, तो उसको भी उस एसेट में जोड़ देंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो 1.5 लाख का पुराना मशीन खरीदे, 5,000 भाड़ा में दिए हो, 25,000 इमीडिएट रिपेयर करा के उसको ओवरवाइलिंग करा के सर्विसिंग करा के ठीक ठाक बनाए, मतलब वो मेरे लिए पुराना दूसरे के लिए कहलाएगा। अगर हम खरीदे हैं उसको पुराना मशीन को, तो हम तो उसको नया बनाएंगे, मेरे लिए तो नया कहलाएगा, ठीक है। तो उसको भी फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा करेंगे उसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो 1.5 लाख का मशीन है, 5,000 भाड़ा में लगा है, 25,000 इमीडिएट उसको सर्विसिंग रिपेयर कराए हैं, तो 5,000 प्लस 25,000 30,000, 1,80,000 इंटायर पेमेंट चेक से हुआ है, 1,80,000। मशीन इन्वॉल्व होगा, बैंक इन्वॉल्व होगा, बस। तीसरा मशीन और दूसरा बैंक। मशीन का नेचर एसेट और बैंक का नेचर एसेट। एसेट बढ़ गया और बैंक वाला एसेट घट गया, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 1,80,000। 1,80,000। एक सवाल और है, जरा इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए एकदम ये डिस्चार्ज हो रहा है, बटेनी में चिंता नहीं करना है, लास्ट सवाल है। पेड 35,000 फॉर रिपेयरिंग द ओल्ड फर्नीचर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पुराना फर्नीचर था, अब ये कब खरीदे थे कि आज ही पुराना फर्नीचर खरीदे, ये कुछ नहीं कह रहा है बस 35,000 रिपेयरिंग में खर्चा किए ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो भैया पुराना फर्नीचर है, खर्चा किए, ठीक है, लेकिन पुराना फर्नीचर खरीदे कब थे, ये तो कुछ कह नहीं रहा है। तो हमेशा इस टाइप के सवाल में क्या मानेंगे, कह रहा है कि 35,000 जो खर्च किए हैं रिपेयरिंग पे, किसका, ओल्ड फर्नीचर का। तो पुराना फर्नीचर पे 35,000 रिपेयरिंग में खर्च किए, ठीक है, लेकिन ये फर्नीचर खरीदे कब थे, ये तो बताया नहीं। तो हम ये मानेंगे कि कोई मेरे पास फर्नीचर पहले से खरीदा हुआ होगा, आज नहीं खरीदे, कोई फर्नीचर पहले से खरीदा हुआ होगा जो पुराना हो गया होगा, आज उसमें थोड़ा बहुत रिपेयर करा दिया, ठीक है दोस्त। ये भी नहीं कह रहा है कि उससे उसका एफिशिएंसी बढ़ा, बस कह रहा है कि उस पुराना फर्नीचर को थोड़ा बहुत रिपेयर करा दिया, ठीक है। तो 35,000 रिपेयरिंग में खर्चा किए हैं ओल्ड फर्नीचर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ओल्ड फर्नीचर पर खर्चा किए हैं। ओल्ड फर्नीचर खरीदे कब थे, ये तो कुछ बताया नहीं, बस कह रहा है कि 35,000 खर्चा किए हैं पुराने फर्नीचर को रिपेयरिंग। ये फर्नीचर खरीदा कब गया था, ये कुछ कहा नहीं। तो हम ये मानेंगे कि पुराना फर्नीचर, कभी हम मेरे पास कोई फर्नीचर खरीदे होंगे जो पुराना हो गया होगा, उसको रिपेयर कराएं तो 35,000 का खर्चा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, 35,000 रिपेयरिंग में खर्चा किए हैं ओल्ड फर्नीचर का। ये फर्नीचर खरीदा कब गया था, कब खरीदे थे, ये कुछ नहीं कह रहा है। तो हम ये मानेंगे कि कोई हम फर्नीचर पहले कभी खरीदे होंगे, ये पुराना हो गया होगा, तो इसमें कुछ रिपेयरिंग करा दी होगी। तो जब रिपेयरिंग कराए होंगे तो फर्नीचर का इफिशियंसी मेंटेन हो गया होगा। तो अगर छोटा मोटा कोई रिपेयरिंग कराते हैं जो एसेट आप ऑलरेडी पहले से खरीदे हैं, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। क्लियर है, आगे देखिए। चौथा, यहां रिपेयर एक्सपेंस आएगा, यहां एसेट नहीं आएगा, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और एक आएगा कैश अकाउंट। कितना, 35,000।
ये एक एक्सपेंस है और ये एक एसेट है। एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घट गया, पैसा गया, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और एसेट घटा तो क्रेडिट। चौथा एंट्री क्या हो जाएगा? रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मजा आया? बहुत इंटरेस्टिंग। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। नहीं दिख रहा। बताइए, चकाचक समझ में आया? चारों सवाल हो गया? ठीक है दोस्त, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई एसेट को हम लोग खरीदते हैं, चाहे नया एसेट चाहे कोई पुराना एसेट भी अगर खरीदते हैं, अगर तुरंत उसको एक एक करके समझाते हैं। मान लेते हैं कोई एसेट अपन लोग खरीदे, उस एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ भी अगर फर्स्ट टाइम उसमें खर्च करते हैं, चाहे रिपेयरिंग का, चाहे उसको इंस्टॉलेशन का, चाहे रिपेयरिंग का, चाहे भाड़ा का, तो उसको उसी में जोड़ दीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, फिर से सुन लीजिए। कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हैं तो उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए अगर उसमें कोई भी एक्सपेंस आप करते हैं, चाहे भाड़े का, कैरेज का या उसको इंस्टॉल करने का, तो उसको उसी एसेट में जोड़ देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे। अगर कोई आप बिल्डिंग भी बनवाते हैं तो बिल्डिंग बनाते समय जो भी खर्च होगा, लेबर पे, मटेरियल पे, ईंटा पे, बालू पे, सीमेंट पे, उसको उसी बिल्डिंग में जोड़ दीजिएगा, कैपिटलाइज कर दीजिएगा। ठीक है? अगर मान लेते हैं आप कोई पुराना मशीन भी खरीदते हैं, तो दूसरे के लिए पुराना है, आपके लिए तो नया है, तो उस पुराने मशीन को भी अच्छा करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, चमकाने के लिए अगर उसमें कोई खर्च करते हैं, उसको इमीडिएट रिपेयर में, भाड़ा में, इंस्टॉलेशन में, तो उसको भी कैपिटलाइज कर दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दीजिएगा, उसको उस मशीन में, एसेट में जोड़ दीजिएगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई आप एसेट पहले कभी खरीदे हैं और कुछ सालों के बाद जब पुराना हो गया तो उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा दी, उसके इफिशियंसी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा दी, तो उस रिपेयरिंग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कीजिएगा और इसको एक्सपेंस मानिएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये 15 नंबर सवाल तक हो गया। अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। तो चलिए अब आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और भी अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन को मैं लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस जनरल एंट्री के सीरीज में जितने टाइप के ट्रांजैक्शन आपको मिल सकते हैं क्लास 11th में, उन सारे ट्रांजैक्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 to 5 का भी लिंक है, ये वीडियो नंबर 6 है। दूसरी बात कि अगर कोई क्लास 11th में अभी तक किसी का दिक्कत है, कोई बेसिक में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल पे एक अकाउंटिंग कैप्सूल का सीरीज है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का, उसमें 7 कैप्सूल है, 1 to 7, आधे घंटे का, 40 मिनट का, 1 घंटे का। आप उस सातों कैप्सूल को सुबह खाने से पहले और रात में खाने के बाद जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट